हे दोस्तों, मैं चिराग एक ऑडियो के साथ। तो अब से हम कवर कर रहे हैं टीडीएस और टीसीएस का पार्ट। तो देखिए 5 से 6 वीडियो में सारा पार्ट कवर हो जाएगा, क्योंकि अराउंड मैंने इसके 32 पेजेस कवर किए हैं। तो देखिए सबसे पहले हम कवर कर रहे हैं आज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स का पहला वीडियो। तो शुरू में हम मीनिंग का पार्ट समझेंगे, इसके अलावा कुछ सेक्शन भी कवर करेंगे, जिससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि टीडीएस का जनरली मतलब क्या होता है और उसमें कौन कौन से सेक्शन आगे धीरे धीरे कवर होंगे। देखिए टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स बोल रहा है, तो सोर्स मतलब क्या हुआ, पर्टिकुलर कोई इनकम है जो जनरेट हुई है जिस पर आपको टैक्स देना पड़ रहा है। तो आप बोलोगे सर वो तो पहले भी देते हैं, जैसे जनरली सेल्फ असेसमेंट करते हैं। तो प्रीवियस ईयर 1920 की इनकम हुई जो कि हमने अर्न की, जिसको हमें असेसमेंट ईयर 2021 में क्या करना है, टैक्स के फॉर्म में देना है। यानी हमें पता है कि जो इनकम है उस पर जो टैक्स कंप्यूट होगा वो असेसमेंट ईयर 2021 में होगा, और उसके अकॉर्डिंग जो ड्यू डेट है उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जमा कराना पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या होता है, जब आप टीडीएस की बात करते हैं, टीसीएस की बात करते हैं, एडवांस टैक्स की बात करते हैं, तो प्रीवियस ईयर में ही जो आपने अर्न किया है उसी साल आपको क्या करना पड़ता है, टैक्स दे देना पड़ता है। यानी गवर्नमेंट की वो ट्रेजरी में जमा हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही आपको सोर्स अर्न हुआ, आपकी इनकम जनरेट हुई, आपकी इनकम पर टैक्स काट दिया गया। अब जो काटने वाला है वो कौन है, एक्सपेंसेस करने वाला, याद रखना, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पेयर, जो कि एक तरीके से आपसे सर्विसेज ले रहा है, ठीक है, या आपको कुछ ना कुछ इनकम के फॉर्म में दे रहा है। तो यहाँ पे एक्सपेंसेस पे करने वाला है और आप क्या हो, इनकम जनरेट करने वाले हो, सीधी सी बात। तो इसका मतलब आप क्या हो, पेई। पेई मतलब क्या होता है, प्राप्त करता, ठीक है। तो आपको बताया कि जो टैक्स काटेगा उसे क्या बोलेंगे, डिडक्टर। क्या बोलेंगे, डिडक्टर, याद रख लेना। और जिसकी इनकम पर टैक्स कटेगा उसको क्या बोलेंगे, डिडक्टी, क्योंकि उसकी इनकम पर टैक्स कट रहा है तो डिडक्ट हो रहा है, डिडक्टी, ठीक है। और काटने वाला कौन है, डिडक्टर है, पेयर है। सीधा सीधा सा पार्ट, नॉर्मल सा एग्जांपल। तो देखिए अब इसी को क्या करोगे, आप एक्सटेंड कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, पर उससे पहले एक आपके लिए ऑफर। देखिए अनअकैडमी की तरफ से अलर्ट है। देखिए प्राइस एक्सटेंड होने वाली है, मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि अनअकैडमी के कोर्सेज आप क्या कर सकते हो, अवेल कर सकते हो, एनरोल कर सकते हो। तो देखिए इन्होंने क्या कर रहा है कि एक हफ्ते इसको बढ़ा दिया है, और 4 जनवरी यानी 4 जनवरी 2021 तक अब पुरानी प्राइसेस पे ही कोर्स को अवेल कर सकते हो। तो इसलिए जल्दी कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप अवेल कर सकते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में भी बैचेस बताए थे कौन कौन से चल रहे हैं, तो अगर वो कवर हो भी गए हैं, देखिए अगर वो चल भी रहे हैं तो आपको फ्री रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिल जाएंगी, और लाइव क्लासेस है वो तो आपको मिलेगी, और आपका कॉन्सेप्ट एक तरीके से बूस्ट होगा। एमसीक्यूज़ आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, एमसीक्यूज़ से रिलेटेड वीडियोस भी चलती रहेगी लाइव, जिससे आपका क्या होगा, जो भी कॉन्सेप्ट है वो धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा, जो भी आपने थियोरटिकल पार्ट पढ़ा, जो भी आपने न्यूमेरिकल पार्ट पढ़ा। तो यहाँ पे बैचेस देख सकते हैं, 22 दिसंबर, 23 दिसंबर पेपर 1 से रिलेटेड भी है और स्पेसिफिक सब्जेक्ट से रिलेटेड भी है। 24 दिसंबर, 25 दिसंबर आप देख सकते हैं, 28 दिसंबर का इकोनॉमिक्स का है, 29 दिसंबर कॉमर्स का है, 27 दिसंबर पॉलिटिकल साइंस और पेपर 1 का है, 26 दिसंबर मैनेजमेंट और पेपर 1 का है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो प्राइस हाइक होने वाली है, उससे पहले आप एनरोल कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप चिराग एनटीए रेफरल कोड एंटर करते हैं तो आपको 10% ऑफ भी मिल जाएगा। तो देखिए प्राइस हाइक होने से पहले ही पुरानी प्राइस पे आप क्या करिए, कोर्स अवेल कर सकते हैं, और आप चिराग एनटीए कोड डालेंगे तो भी आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप नए हैं अनअकैडमी पे, आपने पहली बार साइन इन किया है, तो आप चिराग एनटीए रेफरल कोड डालिए, अनलॉक कीजिए, जिससे आप जो भी फ्री क्लासेस है वो देख सकते हैं, जो भी फ्री क्विजेज एमसीक्यूज है वो भी कवर कर सकते हैं। ओके, अब देखिए अपने एग्जाम्पल की तरफ आते हैं जो मैं आपको बताने वाला था। और हाँ, याद रखिए कि लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। देखिए जैसे एक एग्जांपल मैंने कवर किया है, जिसमें जनरली जो XYZ लिमिटेड है उसने मिस्टर बी की हाउस प्रॉपर्टी या बिल्डिंग बोल सकते हैं, वो रेंट पे ली हुई है। तो आपको पता है कि जिसने रेंट पे ली हुई है उसके लिए एक्सपेंसेस इंकर हो रहा है, और जिससे ली हुई है उसके लिए इनकम अर्न हो रही है, यानी मिस्टर बी के लिए, ओनर के लिए। तो ये XYZ लिमिटेड क्या हो गया, टेनेंट, किराएदार, और मिस्टर बी क्या हो गया, ओनर। अब देखिए जो रेंट है उसकी इनकम इसकी कितनी जनरेट होगी, मिस्टर बी की 1 लाख पर मंथ, 1 लाख रुपीज़ पर मंथ का रेंट तय किया गया है। तो यहाँ पे ये टेनेंट के लिए क्या हो गया, एक्सपेंसेस हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि ये पेयर है, और ये कौन है, मिस्टर बी, पेई, जिसको रिसीव हो रहा है। अब देखिए टीडीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बोलोगे, आपको पता है कि इस पे सेक्शन 194I अप्लाई हो जाएगा, या जब मैं कराऊंगा आपको पता चल जाएगा। तो उस पर टीडीएस की रेट, तो देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि नेचर ऑफ पेमेंट क्या है। इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजन के अकॉर्डिंग जो नेचर ऑफ पेमेंट है वो अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा। जैसे आपको पता है कि बहुत सारे सोर्सेज पे टैक्स लगता है, तो किस किस पे लगता है, रेंट पे, सैलरी पे, प्रोफेशनल सर्विस से रिलेटेड पार्ट पे, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर पे, यानी पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर, जनरली ये पार्ट आ जाता है। तो ऐसे बहुत सारे नेचर ऑफ पेमेंट दे रखे हैं जो कि इनकम टैक्स एक्ट में बता रखे हैं, तो वो हमें पता होने चाहिए। तो जनरली उसमें से एक रेंट भी है जिस पे टीडीएस का पार्ट कटता है, तो उस पर सेक्शन 194I अप्लाई होता है। अब देखिए उस पर रेट ऑफ टैक्स जनरली क्या होगी, रेट ऑफ टीडीएस कितनी होगी,
रेट ऑफ TDS होगी 10%। कितनी? 10%। अब देखिए जो 1 लाख पर मंथ है इस पर 10% कट जाएगा और बाकी जो 90,000 है वो मिस्टर बी के पास आ जाएगा। यही तो पार्ट है। तो काटेगा कौन? XYZ लिमिटेड काटेगा। तो जो एक्सपेंसेस इंकर करने वाला है वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे क्या करता है? टैक्स काटता है। अब देखिए XYZ लिमिटेड को कोई फायदा नहीं है, उसका तो जनरली एक्सपेंसेस जो हुआ वो 1 लाख पर मंथ का ही हुआ है। किसका? XYZ लिमिटेड का। लेकिन बस वो क्या कर रहा है? जो 10,000 रुपीज़ TDS काट के गवर्नमेंट की ट्रेजरी में जमा कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इनकम ये जनरेट कर रहा है लेकिन काटने वाला कौन है? ये। क्योंकि ये अगर इनकम कमाता उसके बाद ये असेसमेंट ईयर में पे करता। लेकिन एक तरीका है जिससे क्या होता है? TDS के थ्रू इफेक्टिव तरीके से टैक्स को कलेक्ट किया जा सकता है और क्विकर तरीके से टैक्स को रिलाइज किया जा सकता है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर 1920 में ही एक तरीके से क्या हो रहा है? जमा हो रहा है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जैसे TDS कटता है उसके अगले मंथ में, सब्सीक्वेंट मंथ में 7th डेट के अंदर क्या होता है? TDS को जमा कराना होता है। जैसे मान के चलिए कि मैं बोल रहा हूँ कि 2 मई को जनरली ये TDS कटा, तो 31 यानी 2 मई, तो मई के बाद क्या आता है? जून आता है। तो 7 जून उसके अंदर क्या करना पड़ेगा? गवर्नमेंट में जमा कराना पड़ेगा। यही पार्ट आ गया। तो आप देख सकते हैं कि जनरली ये नॉर्मल सा पार्ट है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है। वैसे आप खूब सारे एग्जांपल बना सकते हैं। जैसे आपने 12th में पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का, तो आपको पता है कि जैसे कोई XYZ लिमिटेड है, वो क्या कर रही है? डिबेंचर इशू कर रही है। तो एक डिबेंचर होल्डर है A, उसने डिबेंचर खरीदे। अब कंपनी ने कितने इशू करे? जैसे मान के चलिए कि A ने खरीदे 1 लाख रुपीज़ के डिबेंचर, और उस 1 लाख पे जो इंटरेस्ट की रेट है वो कितनी है? 10% की है। और इंटरेस्ट जो मिलता है वो क्या मिलता है? हाफ ईयरली मिलता है। तो 1 लाख का 10% कितना हो गया? 10,000 पूरे ईयर का। लेकिन उसका हाफ ईयरली बोलिए तो A के पास जो इंटरेस्ट आएगा वो 5,000 आएगा। लेकिन उसमें देखिए कि आपको पता है कि XYZ लिमिटेड क्या कर रहा है? इंटरेस्ट दे रहा है। तो एक्सपेंस करने वाला ये है और अर्न करने वाला ये है, तो ये हो गया डिडक्टर। अब उस 5,000 पे TDS कटेगा। अब देखिए जो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी है उस पर TDS की रेट कितनी है? 10% है, ऐसे मानिए। तो 5,000 का 10% कट के A के पास कितना आ जाएगा? यानी 500 रुपये कट के A के पास नेट 4,500 आ जाएगा। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे 4,500 ये आया, तो ये जो पर्सन है A, जब अपनी क्या करेगा? इनकम टैक्स की रिटर्न भरेगा असेसमेंट ईयर 2021 के अकॉर्डिंग, याद रखना 2021 के अकॉर्डिंग। तो उसकी जो भी इनकम होगी, उसकी कोई भी इनकम हो सकती है। ये तो जनरली क्या उसने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उस पर उसको क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट मिल रहा है, ये मान के चलिए, क्योंकि उसने डिबेंचर कंपनी के खरीद रखे हैं। लेकिन उसकी कोई और भी तो इनकम होगी, कैपिटल गेन की हो सकती है, क्या पता वो कहीं पर जॉब कर रहा है एम्प्लॉय के फॉर्म में, तो उसको सैलरी का पार्ट भी मिल रहा है। तो उसकी जो भी टोटल इनकम होगी उस पर जो इंटरेस्ट का पार्ट है वो ग्रॉस लिया जाएगा, याद रखना। यानी जो TDS कट के उसको 4,500 मिलते हैं वो नहीं, उसकी ग्रॉस इनकम ली जाएगी। तो जैसे उसकी टोटल इनकम कैलकुलेट होगी उस पर जो इसकी टैक्स लाइबिलिटी बनेगी, याद रखना, तो उसमें आपको पता है कि 5,000 लिए गए हैं टैक्स कटने से पहले। तो जो टैक्स लाइबिलिटी बनी है वो टोटल इनकम की बनी है, उसमें से ये TDS लेस कर दिया जाएगा। क्योंकि वो क्या बोलेगा कि मेरी इनकम पे तो आप पहले से ही टैक्स लेस कर चुके हो इस इंटरेस्ट की, तो मैं क्यों दूं? तो पर गवर्नमेंट ने क्या बोला? आपको पहले टोटल इनकम पर टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, फिर आपने जो TDS पे किया है एक तरीके से इनडायरेक्टली, क्योंकि सामने वाले एक्सपेंस करने वाले नहीं, आपकी इनकम पर TDS काट दिया और गवर्नमेंट में जमा करा दिया है। एक्सपेंस करने वाले को कोई फायदा नहीं है इससे, वो अपनी जेब में नहीं रख रहा, वो तो गवर्नमेंट को जमा करा रहा है। तो आपका टैक्स एक तरीके से इनडायरेक्टली जमा हो गया है, जिसको हम बोल सकते हैं ये कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया? पे एज यू अर्न। जैसे आप कमाते हैं उसी वक्त TDS पे कर दीजिए। फिर जब आपकी टैक्स लाइबिलिटी बनेगी, जैसे मान के चलिए कि आपकी टैक्स लाइबिलिटी बनी 10,000 की, तो आपको 10,000 पे नहीं करने, क्योंकि 500 रुपये आपका TDS कट चुका है। तो 10,000 में से 500 लेस कर देना, बाकी 9,500 आ जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो देखिए यहीं पर मैंने पूरा पार्ट आपको बता दिया है। अब इसको हम एक बार ऊपर भी देख लेते हैं। मैंने कवर कर लिया है। देखिए प्रोसेस फ्लो ऑफ TDS की बात कर रहे हैं, वैसे तो आगे भी कवर करेंगे, आगे मैं कहीं ना कहीं कवर करवाऊंगा, जिसमें आपको बहुत सारे फॉर्म के पार्ट हैं, इसकी ड्यू डेट क्या होती है, इसी तरीके से सर्टिफिकेट है तो उसकी ड्यू डेट क्या होती है वो आपको पता चल जाएगी। देखिए क्या बोल रहा है? पेयर डिडक्ट्स टैक्स फ्रॉम पेमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे पेयर कौन हो गया? आपको पता है डिडक्टर। डिडक्टर क्या करेगा? टैक्स फ्रॉम पेमेंट। डिडक्टर को क्या करना है? एक्सपेंसेस इंकर करने हैं। आप देखिए कौन बना करोड़पति भी होता है, तो आपको उस केस में क्या होता है? 30% TDS का पार्ट कटता है। आपको कोई भी प्राइज़ भी नहीं मिलती है, अखबार में कुछ भी आता है कि आपको क्या मिल जाएगी? बाइक मिल जाएगी अगर आप ये कूपन जमा कराएंगे। फिर लिखा होता है सब्जेक्ट टू TDS, तो उस केस में क्या होता है? अगर आपको बाइक मिली तो आपको क्या करना पड़ेगा? उस बाइक पे जो भी TDS का पार्ट है वो पहले पे करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके ही वो आपको बाइक मिलेगी, क्योंकि वो किस में? कैश में नहीं है, वो काइंड में है। तो वो आगे सीखेंगे हम किस में? लॉटरी वाले पार्ट में, क्रॉसवर्ड पजल वाले पार्ट में, जो कि आपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में कैजुअल इनकम में देखा था उस पार्ट को। ऐसे तो ऐसे बहुत सारे आप एग्जांपल बना सकते हैं। एक CA ने क्या करी? प्रोफेशनल सर्विस दी, आपको पता है कि ऑडिट ये करी सामने वाले क्लाइंट की, एक A लिमिटेड की,
तो आपको बताया कि ए लिमिटेड जो है वो एक्सपेंस करने वाला है, तो वो एक्सपेंस पे क्या करेगा, टीडीएस काटेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सीए सर्विस प्रोवाइड करने वाला है। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है, वो क्या कर रहा है, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब अब देखो सीए सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो सीए की इनकम यहाँ रखना, तो उसकी इनकम पर टीडीएस कटेगा। वैसे आप देखिए कि जो एम्प्लॉयर है, अगर एम्प्लॉय को क्या कर रहा है, सैलरी दे रहा है, तो एम्प्लॉय सर्विस प्रोवाइड करने वाला है, मैंने उल्टा बोल दिया था अभी, एम्प्लॉय सर्विस प्रोवाइड करने वाला है गवर्नमेंट को। तो उस केस में आपको पता है कि एम्प्लॉय की इनकम पर टैक्स कटेगा। अब किस रेट से कटेगा, वो तो एवरेज रेट ऑफ टैक्स होती है, जो सेक्शन 192 में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है पेयर डिडक्ट्स टैक्स फ्रॉम पेमेंट, सीधी सी बात, डिडक्टर काटेगा। फिर उसको कहाँ जमा करा के आएगा, गवर्नमेंट में जमा करा के आएगा। अब देखिए याद रखना कि वो किस चालान के थ्रू जमा कराएगा, चालान का नंबर होता है 281, ITNS 281 बोलते हैं। ठीक है, फिर ये बोल रहा है पेयर फाइल रिटर्न ऑफ टीडीएस। तो आपको पता है कि देखिए सारा जो प्रेशर है वो किसके हाथ में है, डिडक्टर के हाथ में, यानी एक्सपेंस करने वाले के हाथ में ही है। तो इनकम जो कमाने वाले उसको ज़्यादा कोई एफर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। जो उसकी इनकम पर टैक्स कटा है, अगर उसको देखना है तो वो फॉर्म 26AS में देख सकता है। किसमें, फॉर्म 26AS, याद रखना। तो उसमें देख सकता है, उसमें जनरली उसको पता चल जाएगा कि किस किस डिडक्टर ने उसका टैक्स कितना कितना काटा है। जैसे मैं भी क्या कर रहा हूँ, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, जैसे मैंने अब ये अनअकैडमी का आपको एग्जांपल बताया, तो वो भी हमारा क्या काटते हैं, टीडीएस काटते हैं। अब मुझे अगर क्या करना है, टीडीएस का पार्ट देखना है क्या कटा है, और अलग अलग मेरे एम्प्लॉयर भी हो गए, मान के चलिए कि अलग अलग से मैं क्या कर रहा हूँ, अलग अलग को सर्विसेज दे रहा हूँ, और वो जनरली मेरी इनकम पर टीडीएस काट देते हैं। तो मैं फॉर्म 26AS में जाके देख लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये बोल रहा है पेयर फाइल रिटर्न ऑफ टीडीएस 24Q, 27Q, 26QB, 26QC। तो जनरली क्या होती है, क्वार्टरली रिटर्न होती है। क्या होती है, अब 24Q होती है किस पे होती है, सैलरी पे। 27Q किस पे होती है, पेमेंट टू नॉन रेसिडेंट केस में। 26QB क्या होती है, ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी, उस पे जो टीडीएस का पार्ट कटा। 26QC क्या होता है, टीडीएस ऑन रेंट। तो 26QC, तो देखिए 24Q फिर 26Q, ऐसे याद रखिए। आपको पता है कि ऑन सैलरी, ठीक है, और 26Q ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी ऑन रेंट, ऐसे याद रखना है। और 27Q जो होगा वो क्या होगा, पेमेंट टू नॉन रेसिडेंट अदर देन सैलरी, ये याद रख लेना। फिर देखिए यहाँ पे बोल रहा है पेयर इशू टीडीएस सर्टिफिकेट टू पेई। पेयर क्या करता है, टीडीएस सर्टिफिकेट पेई को इशू करता है, तब जाके ही तो वो अपनी रिटर्न में दिखा पाएगा और क्लेम कर पाएगा कि मेरा टीडीएस काटा गया है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 10,000 की उसकी इनकम जनरेट हुई, उसमें से वो 500 टीडीएस कैसे कटवाएगा, जब उसके पास प्रूफ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोल रहा है पेयर इशू टीडीएस सर्टिफिकेट टू पेई, जिसकी इनकम पर टैक्स काटा गया है उसको सर्टिफिकेट देगा डिडक्टर, जो कि क्या होगा, फॉर्म 16, फॉर्म 16A, फॉर्म 16B, फॉर्म 16C। अब देखिए ये आपको आगे पता चलेंगे, फिर भी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि फॉर्म 16 किसका होता है। फॉर्म 16 होता है सैलरी से रिलेटेड, और जो 16A होता है वो होता है नॉन सैलरी पेमेंट से रिलेटेड, टीडीएस की बात करता है, टीडीएस ऑन नॉन सैलरी पेमेंट। ठीक है, सैलरी पेमेंट के अलावा जो भी पार्ट है, ये 16B स्पेसिफिक है और 16C स्पेसिफिक है। ये 16B टीडीएस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी की बात कर रहा है, जो मैंने ऊपर ये फॉर्म 26Q भी बताया। देखिए याद रखिए कि ये टीडीएस की रिटर्न की बात कर रहा है, रिटर्न बढ़ना क्वार्टरली रिटर्न। ये सर्टिफिकेट क्यों दिया जा रहा है, ताकि पेई क्या करेगा, टैक्स की डिडक्शन ले पाएगा कि मेरा टैक्स पहले से कट चुका है, तो जो टोटल इनकम पर टैक्स बना है, क्योंकि इनकम आपको पता है ग्रॉस करनी पड़ती है, जो टीडीएस कटा वो नेट कट के आपको मिला, तो वो नेट अमाउंट आपको मिला, लेकिन आपको ग्रॉस इनकम पर क्या करना पड़ेगा, अपनी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी और उसमें टीडीएस का पार्ट लेस करना पड़ेगा। तो टीडीएस का पार्ट लेस करने के लिए आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट। तो 16B यही बोल रहा है टीडीएस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी, 16C बोल रहा है टीडीएस ऑन रेंट, टीडीएस ऑन रेंट, जैसे मैंने पर्टिकुलर ये एग्जांपल बताया आपको रेंट का। तो देखिए वैसे 194C आएगा, 194J आएगा, जैसे प्रोफेशनल सर्विस की बात हो गई तो 194J आएगा। इस तरीके से आपका पार्ट आएगा। यहाँ पे मैंने ये भी लिख दिया टीडीएस रिफ्लेक्टेड इन 26AS ऑफ डिडक्टी पेई। तो जो टीडीएस रिफ्लेक्ट होगा वो कहाँ होगा, फॉर्म 26AS, क्या बोलते हैं, फॉर्म 26AS में, जिसमें डिडक्टी आराम से जानकारी ले सकता है कि किन किन डिडक्टर ने टैक्स काटा है। अब याद रखना कि जो भी डिडक्टर टैक्स काटता है, जो भी एक्सपेंसेस इंकर करने वाला टैक्स काटता है, वो पैन नंबर सामने वाले से मांगता है। ठीक है, मिस्टर बी से। देखिए तभी क्या होता है, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास चली जाती है कि क्या क्या पर्टिकुलर उसका टैक्स का पार्ट है, उसने किस किस को सर्विसेज दी है। यानी जैसे मिस्टर बी ने क्या करा, हाउस प्रॉपर्टी दी, मिस्टर बी और भी सर्विसेज दे रहा होगा, क्या पता मिस्टर बी एक सीए है तो वो प्रोफेशनल सर्विस दे रहा है। ठीक है, मिस्टर बी ने जैसे कोई एम्प्लॉय है तो वो सैलरी की इनकम अर्न करी, तो क्या पता गवर्नमेंट ने उस पर टीडीएस काटा हो, तो वो सारी डिटेल पेन नंबर के थ्रू, परमानेंट अकाउंट नंबर के थ्रू चली जाती है। जो एक्सपेंसेस करता है उसके पास क्या होना चाहिए, टैन होना चाहिए, टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन असेसमेंट नंबर, याद रखना, टैक्स असेसमेंट नंबर बोलते हैं। ठीक है,
लेकिन उसको कैसे बोलेंगे, टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन असेसमेंट नंबर। ये होना चाहिए जनरली किसके पास, एक्सपेंसेस करने वाले के पास। किस केस में नहीं होता, इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में जनरली क्या होता है, उनके पास 10 नंबर नहीं होता, ठीक है। लेकिन बाकी केसेस में 10 नंबर जनरली हो जाता है, क्योंकि देखिए इंडिविजुअल एचयूएफ है, उसका मैं आगे बताऊंगा कि जनरली उनको टैक्स ऑडिट करवानी पड़ती है अगर उनकी इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा हो जाती है, या जो प्रोफेशनल रिसिप्ट है वो 50 लाख से ज़्यादा हो जाती है, तो वो ऑडिट 44AB के दायरे में आ जाते हैं। तब जनरली उन्हें टीडीएस भी काटना पड़ता है। उससे पहले इंडिविजुअल एचयूएफ को टीडीएस नहीं काटना पड़ता है। यानी अगर उन्होंने एक्सपेंस किए भी है तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर वो ऑडिट के दायरे में आते हैं तो टीडीएस काटना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए बाकी सारी फर्म्स को, बाकी सारी कंपनीज को जनरली क्या करना पड़ता है, एक्सपेंसेस, यानी मैं बोल रहा हूँ टीडीएस काटने के लिए 10 नंबर लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है, 10 नंबर। पैन नंबर तो होगा ही सबका, आपको पता है, एक कंपनी फर्म सबका परमानेंट अकाउंट नंबर तो होगा, लेकिन इनको स्पेसिफिकली टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन असेसमेंट नंबर लेना पड़ता है, जो कि फॉर्म 49B में होता है। किसमें होता है, फॉर्म 49B में। अब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में आ सकता है, तो इसलिए बताना पड़ता है। तो देखिए इस तरीके से पूरा प्रोसेस हो गया। लास्ट में क्या बोल दिया, पेई क्लेम्स रिफंड ऑफ टीडीएस इन हिज रिटर्न। तो पेई खुद की रिटर्न भरेगा, आपको पता है कि मिस्टर भी खुद की रिटर्न भरेगा, जो मैंने बताया 10,000, उसमें से टीडीएस का क्या करेगा, क्लेम ले लेगा कि मेरा टीडीएस कट चुका है 500 का, बाकी मैं 9500 ये टैक्स दूंगा, ठीक है। इसी तरीके से उसने कोई एडवांस टैक्स पे किया है, वो भी जनरली वो लेस कर देगा, क्योंकि देखिए आपको पता है कि प्रीवियस ईयर की इनकम पर ही वो टीडीएस कट रहा है, एडवांस टैक्स पे कर रहा है, वो सारा पार्ट हो रहा है, टीसीएस का जनरली पेमेंट हो रहा है, वो सारा पार्ट हो गया, ठीक है। तो अब आ जाते हैं अपने वापस से मीनिंग की तरफ। तो देखिए मीनिंग जब पढ़ोगे आपको खुद समझ में आ जाएगा क्या बोल रहा हूं मैं। एक मिनट, ये आ गया मैं। अब देखिए बोला मीनिंग में, इट इज़ अ मेजर इन विच पर्सन हु आर मेकिंग पेमेंट ऑफ इनकम आर रेस्पॉन्सिबल टू डिडक्ट टैक्स फ्रॉम सच इनकम एट स्पेसिफाइड रेट। तो क्या बोल रहा है, पर्सन हु आर मेकिंग पेमेंट, मतलब एक्सपेंसेस करने वाला जो कि इनकम का पेमेंट कर रहा है, आर रेस्पॉन्सिबल टू डिडक्ट टैक्स फ्रॉम सच इनकम, सामने वाले की इनकम पर, एट स्पेसिफाइड रेट्स, जो कि इनकम टैक्स प्रोविजंस के अंदर दे रखी है और बता रखी है कि नेचर ऑफ पेमेंट क्या होंगे और टीडीएस की रेट्स उस पर क्या होगी, जो कि आगे हम कवर करेंगे। एंड पे ओनली नेट अमाउंट टैक्स और डिडक्टेड शैल बी डिपॉजिटेड विद द गवर्नमेंट्स ट्रेजरी विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। देखिए मैंने आपको बताया टाइम, लेकिन आगे मैं टाइम और बताऊंगा डिटेल में, क्योंकि क्या होता है, जैसे मैंने बोला कि मई को टैक्स काटा, उसका कब जमा होगा, 7 जून के अंदर, ऐसे बताया। जून में टैक्स काटा, वो कब जमा होगा, जुलाई की 7, तो 7 जुलाई के अंदर, जनरली ये मैंने आपको बताया। लेकिन जो मार्च का होता है, तो देखिए मार्च में बहुत बहुत काम रहते हैं पर्सन्स को, आप बोल सकते हो कि उनको क्या करने पड़ते हैं, प्रोविजंस बनाने पड़ते हैं, उनके बहुत सारे एक्सपेंसेस उन्हें दिखते रहते हैं पूरे साल के कि जनरली हमने ये चार्ज नहीं करे, तो उस केस में उन्हें टाइम दे दिया जाता है। और उस केस में क्या होगा, 30 अप्रैल, तब 7 दिन नहीं दिए जाते हैं, तब पूरे के पूरे 30 दिन दे दिए जाते हैं। तो उस केस में क्या हुआ, थोड़ा सा टाइम दे दिया गया असेसी को कि आप 30 अप्रैल के अंदर गवर्नमेंट की ट्रेजरी में जमा करा सकते हो, क्योंकि बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, बहुत सारे प्रोविजन के पार्ट होते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये बोल रहा है, द पेयर विल इशू ए सर्टिफिकेट इन फॉर्म 16 और 16A टू द पेई। मैंने आपको बताया 16, 16A, 16B और 16C भी बता दिया। 16B आपको बताया सेल ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड, और 16C टीडीएस ऑन रेंट से रिलेटेड होगा, ठीक है। और 16 आपको बताया सैलरी, और 16A जो नॉन सैलरी पेमेंट की बात करता है, यानी अदर देन सैलरी की बात करता है। देखिए ये एग्जाम में आ जाते हैं, याद रखना, एनटीए नेट के एग्जाम में तो आते ही आते हैं, बाकी कोई सीए सीएस के एग्जाम में आए ना आए पता नहीं, लेकिन ये तो मुझे पता है कि एनटीए नेट में जनरली इससे रिलेटेड पूछ लिया जाता है, और यहाँ पे खूब बार पूछा गया है, ठीक है। एंड द पे विल गेट क्रेडिट फॉर टीडीएस एंड हिज टैक्स लायबिलिटी शैल बी रिड्यूस टू दैट एक्सटेंट। और हाँ ये भी याद रखना कि ये जो सारा पार्ट है ये मैं अलग से भी कवर कराऊंगा जब मैं एमसीक्यूज भी लूंगा, और लास्ट में जब इसके पार्ट कवर करूंगा, ठीक है। तो याद रखना, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, पे विल गेट क्रेडिट फॉर टीडीएस एंड इस टैक्स लायबिलिटी शैल बी रिड्यूस टू दैट एक्सटेंट। मैंने आपको बताया 10,000 में से 500 कट गए, बाकी 9500 ही देना पड़ेगा। इन नटशेल द प्रोविजंस आर मेनली अ मोड ऑफ कलेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एंड चेक ऑन टैक्स एवेशन थ्रू प्रॉपर कंट्रोल एंड इन्फॉर्मेशन। देखिए जो इनकम जनरेट करता है, ये इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जो इनकम जनरेट करता है वो जनरली टैक्स छुपाने की कोशिश करेगा, टैक्स चुराने की कोशिश करेगा कि मुझे इस इनकम पर टैक्स देना न पड़े, तो वो तरीके के क्या करेगा, प्रोविजन या हथकंडे अपनाएगा। तो उसी को रोकने के लिए जनरली ये टीडीएस का पार्ट आया, जिससे क्या हुआ, ऑब्जेक्ट क्या हुआ, क्विकर रियलाइजेशन हुआ टैक्स का, इफेक्टिव रियलाइजेशन हुआ। देयर आर सेवरल प्रोविजन इन दैट एक्ट फॉर टीडीएस बीइंग डिस्कस्ड हियर। तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, सैलरी का, फिर देखेंगे पीएफ का जो कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का है, फिर उसके बाद देखेंगे इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी का। इस तरीके से आगे कवर करते जाएंगे और आपके सारे पार्ट हो जाएंगे। अब देखिए आपको एक एक करके कवर करने हैं। एक और चीज़ याद रखना कि देखिए जब भी टीडीएस कटता है, जो एक्सपेंस करने वाला है, अगर कभी आपने एंट्री देखी होगी
या अगर आपने सीए के अंडर में सर्विस की होगी तो आपको पता है कि एंट्री नॉर्मल क्या होती है, जो एक्सपेंस करने वाला होता है वो एक्सपेंस को डेबिट करता है। आपको पता है एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, जैसे मेरे एग्जांपल में क्या था, रेंट था उस एक्स वाई जेड लिमिटेड का, तो रेंट अकाउंट डेबिट वो करेगा। टू, उसको पैसे किसको देने, उसको पैसे देने बी को, जैसे मेरे एग्जांपल में बी को देने यानी क्रेडिटर को, किसको, क्रेडिटर को, ऐसे बोल सकते हैं। और टू क्या होगा, उतना वो टीडीएस काट देगा। ठीक है, जैसे सपोज करो कि मैं पर मंथ की बात कर रहा हूँ, अभी मैंने 194 जो आपको आई का एग्जाम्पल बताया एक तरीके से, तो उसमें मैंने बोला कि 1 लाख का क्या है, रेंट है, उस पर 10% क्या है, टीडीएस है। तो 10% मतलब कितना हो गया, 10,000। तो बाकी जो पे करना पड़ेगा एक्स वाई जेड लिमिटेड को जो एक्सपेंस का है, वो बी को सिर्फ 90,000 ही पे करना पड़ेगा। तो देखिए अपने आप ये एंट्री हो गई। तो उस केस में क्या बोलता है कि जो इनकम क्रेडिट हुई है या पेमेंट विच इज अर्लियर, तो वो जनरली पार्ट जो आएगा वो टीडीएस का पार्ट, यानी उस पर टीडीएस जनरली कटेगा। आगे आपको मैं समझा दूंगा, लेकिन सैलरी के केस में जनरली ऐसा नहीं होता, वो जनरली पेमेंट के बेसिस पर ही होता है। कहने का मतलब सैलरी टू कैश होगा या बैंक होगा तब जाके टीडीएस का पार्ट कटेगा, उसमें क्रेडिट का पार्ट नहीं रहता, उधार का पार्ट नहीं रहता। एक बार मैं आपको दिखाई देता हूं, देखिए ये रहा अदर प्रोविजंस है, ये आपको बाद में मिल जाएगा या पीडीएफ देखना, पीडीएफ में आपको दिख जाएगा। देखिए सेक्शन है बहुत सारे, 194, 193 की बात कर रहा है, 194 ए सी डी यानी 194 सी, 194 डी ई जी एच आई, इस तरीके से दे रखा है। फिर 195, 196 बी सी डी। अब देखिए जो 192 अभी हम कवर कर रहे हैं किसके केस में, सैलरी के केस में, उसमें क्या है, ऑन द डेट ऑफ पेमेंट, टाइम व्हेन टैक्स शुड बी डिडक्टेड, जब पेमेंट किया गया है तब टैक्स काटा जाएगा। जबकि इसमें क्या बोल रहा है, एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ अकाउंट ऑफ द पेई और डेट ऑफ पेमेंट विच इज अर्लियर। देखिए जब एक्सपेंसेस इंकर होते हैं, अराइज होते हैं, तभी टीडीएस काट लिया जाता है। यानी एक तरीके से आप देख सकते हैं कि जैसे इनवॉइस हुआ इशू, देखिए एक सीए ने प्रोफेशनल सर्विस दी, सामने वाले क्लाइंट ने पैसे नहीं दिए अभी तक, लेकिन तब भी वो क्लाइंट क्या करेगा, टीडीएस काटेगा ही काटेगा, क्योंकि वो अपनी बुक्स में क्या कर रहा है, सामने वाले पर्सन को क्रेडिट कर रहा है। ठीक है, आपको जैसे मैं बोलूँ कि एक सीए है, उसने क्या करा, एक्स लिमिटेड को सर्विस दी, तो एक्स लिमिटेड अपनी बुक में क्या करेगी, जो प्रोफेशनल सर्विस है या जो भी ऑडिट से रिलेटेड सर्विस है उसको खर्चे के फॉर्म में दिखाएगी, ऑडिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। अब उसको किसको पैसे देने हैं, एक्स लिमिटेड को, सीए को, तो टू सीए। अगर उसने नहीं दिए तो तब भी आपको पता है एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ अकाउंट ऑफ द पेई, उधार तो हो गए, ड्यू तो हो गए, तो बोल रहा है कि जब बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया गया है तो टू सीए लिखा और साथ में टू टीडीएस करना पड़ेगा, यानी काटना पड़ेगा। तो बोल रहा है एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ अकाउंट ऑफ द पेई, तो आपको पता है कि एक्स लिमिटेड के केस में जो पेई है, प्राप्त करता है, वो कौन है, सीए है, तो सीए फॉर्म का नाम आ जाएगा और टू टीडीएस आ जाएगा। अब देखिए अगर उसको पे कर दिया होता तो टू बैंक आ जाता या टू कैश, जैसे भी पे करते हैं नॉर्मली। क्या होता है आजकल बैंक से ट्रांजेक्शन होते हैं, कैश से तो बहुत कम होने लग गया है पार्ट, तो ऑडिट फीस अकाउंट डेबिट टू बैंक टू टीडीएस, इस तरीके से हो जाएगा। लेकिन सैलरी के केस में 192 ए, 194, 194 बी इस तरीके से दे रखा है, तो उस केस में जनरली क्या होता है, ऑन द डेट ऑफ पेमेंट का पार्ट आता है। तो यही मैं आपको बताने के लिए यहाँ तक लेके आया। तो देखिए मैंने नीचे अलग से कवर कर रखा है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है फिर कन्फ्यूजन हो जाता है, एक एक पॉइंट में देखते जाओगे आपको दिक्कत होती जाएगी, इससे अच्छा एक साथ सेक्शन में मैंने कवर कर दिए। तो आप देख सकते हैं सैलरी में सेक्शन 192 नेचर ऑफ पेमेंट क्या बोल रहा है, सैलरी, इसमें सिर्फ टैक्सेबल सैलरीज ही आएगी, ये बोल रहा है। डिडक्टर कौन है, एम्प्लॉयर, पेई कौन है, एम्प्लॉय जिसकी टैक्सेबल सैलरी है, क्योंकि ऊपर बोल ही दिया ना नेचर ऑफ पेमेंट क्या है। तो देखिए जब भी आप क्या करते हो, टीडीएस के प्रोविजन अप्लाई करते हो, तो इनकम टैक्स एक्ट से रिलेटेड जो टीडीएस के प्रोविजन है उसमें देखते हो नेचर ऑफ पेमेंट क्या है। ठीक है, टीडीएस की रेट क्या है। अगर देखिए सामने वाला पैन नंबर नहीं दे रहा तो उस केस में क्या करते हो, 10% जैसे टीडीएस की रेट है मान लो, तो 10% और 20% विच एयर इज हायर। तो यहाँ पे आपको पता है कि एक अलग से प्रोविजन दिया गया है जिसमें क्या बोलेगा कि हायर रेट से टैक्स काट लो सामने वाले की इनकम पर। लेकिन सैलरी के केस में वो एमएमआर हो जाता है, क्या हो जाता है, मैक्सिमम मार्जिनल रेट हो जाता है, वो 20% नहीं है सिर्फ सैलरी के केस में, और बाकी सारे केस में क्या है 20%। अगर जो इनकम अर्न करने वाला है पैन नंबर नहीं दे रहा एक्सपेंस करने वाले को, कहने का मतलब अगर एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय से क्या है पैन नंबर नहीं मिले तो उस केस में तो एमएमआर आएगी, मैक्सिमम मार्जिनल रेट से टैक्स काट दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन बाकी सारे केस में क्या है, टीडीएस की स्पेसिफिक रेट्स दे रखी हैं। आप देखिए जैसे यहाँ पे टीडीएस की रेट दे रखी है, आप देखिए इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी में टीडीएस की रेट दे रखी है। अब देखिए जैसे मैंने इंटरेस्ट सिक्योरिटी पे इंटरेस्ट अर्न किया, तो कंपनी क्या बोलेगी कि पैन नंबर दो, अगर मैं पैन नंबर नहीं देता तो कंपनी क्या करेगी, 20% टीडीएस काट देगी। तो 10% और 20% विच इज हायर, जनरली ये हो जाएगा। लेकिन सैलरी के केस में वो एमएमआर है, मैक्सिमम मार्जिनल रेट। अब मैक्सिमम मार्जिनल रेट क्या होती है, आपको पता है कि स्लैब रेट है,
उसमें मिनिमम कितनी है 5%। जैसे ही इनकम बढ़ती है तो क्या होती है 20%, फिर क्या हो जाती है 30%, ये हो जाती है। अब उस 30% में सरचार्ज भी लगेगा, याद रखना, अगर सरचार्ज है तो, जो मैंने असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल में आपको बताया था, प्लस उसमें सेस भी लगेगा, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। सपोज करो सरचार्ज नहीं है तो 30% में 4% जोड़ दो तो 31.2 समथिंग ये होगा, क्योंकि 30% का 4% निकालना कैलकुलेटर पे 30 इंटू 4 कीजिए 1.2 आएगा, तो 30 में 1.2 जोड़ देना, 31.2% क्या होगा TDS कटेगा। ठीक है, अगर सामने वाले एम्प्लॉय ने पेन नहीं दिया, नहीं तो वैसे क्या होता है सैलरी में जो कटता है वो एवरेज रेट ऑफ टैक्स से कटता है। किससे कटता है? एवरेज रेट ऑफ टैक्स। ठीक, एवरेज रेट ऑफ टैक्स का मतलब ये होता है कि मान लीजिए एक एम्प्लॉय है, उसको 10,000 की सैलरी मिल रही है, ऐसे एग्जाम्पल के हम यहाँ 20,000 की मिल रही है, तो 20,000 इंटू मान के चलिए कि उस पर्टिकुलर ईयर में उसको 8 महीने की सैलरी मिली, तो 20,000 इंटू 8 1,60,000। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एम्प्लॉयर क्या करता है, एम्प्लॉय को ये भी बोलता है कि अगर आप चाहो तो बाकी सारी आपकी जो इनकम है, जैसे आपकी अदर सोर्स की इनकम हो गई, कैपिटल गेन की हो गई, हाउस प्रॉपर्टी की हो गई, जो भी आपकी इनकम है वो आप जोड़ सकते हो इसमें, आप इसमें दिखा सकते हो। आपकी सैलरी की इनकम पर तो मैं एवरेज रेट ऑफ टैक्स का पार्ट दिखा रहा हूँ, लेकिन बाकी सारी इनकम भी जोड़ दीजिए, उसके अकॉर्डिंग जो भी आपका टैक्स बनेगा, क्या बनेगा? टैक्स बनेगा। जैसे मैंने देखिए यहाँ पे तो कम बता दिया एग्जाम्पल के फॉर्म में, लेकिन ज़्यादा ही बनता है। जैसे मान के चलिए उसकी सैलरी कितनी थी 40,000, तो 40,000 इंटू 8 कीजिए तो कितना आएगा 3,20,000। तो वो स्लैब रेट से ऊपर आ रही है, क्योंकि टैक्सेबल सैलरी की बात कर रहा है, तो आपको पता है कि स्लैब रेट से ऊपर आ रही है। अब देखिए 250 तक नील है, बाकी 70,000 पे 5% देना पड़ेगा, तो जो टैक्स दिया उसको डिवाइड क्या कर देंगे नंबर ऑफ मंथ से, तो एवरेज रेट ऑफ टैक्स आ जाएगा, और हर मंथ में उतना टैक्स डिडक्ट करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला कि 70,000 पे निकला कितना 5%। ठीक है, और उस पर 4% क्या कर दिया, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी जोड़ दिया। अब सपोज करो जो भी निकला है, क्योंकि इसमें निकालने में टाइम लगेगा, तो मान के चलो 3600 बना, ऐसे हुआ। ठीक है, या मैं नॉर्मल एग्जाम्पल के फॉर्म में 4,000 कर देता हूँ, नहीं तो दिक्कत होगी निकालने में। तो मान लो 4,000 पे टैक्स बना, ऐसे मान के चलिए, तो 4,000 जो टैक्स बना वो 8 महीने के हिसाब से कितना हो गया 500 रुपये हर महीने का TDS कट जाएगा। इसे बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ टैक्स। तो देखिए याद रखना कि आपकी टोटल इनकम भी ली जा सकती है, यही नहीं कि सिर्फ सैलरी की इनकम, क्योंकि यहाँ पे देखिए यही बोल रहा है, एक बार पढ़ के देखिए। एग्जाम्पशन लिमिट, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट 250 की है, क्योंकि मैं असेसमेंट ईयर 2021 के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। जो भी आगे अमेंडमेंट होंगे वो मैं आपको अलग से कवर करा दूंगा, क्योंकि अभी मैं नेट के अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर 1920 की बात कर रहा हूँ और असेसमेंट ईयर 2021 की बात कर रहा हूँ। नो TDS इफ एस्टिमेट सैलरी इज लेस देन और इक्वल टू बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट। आ गया ना, कि अगर बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट तक है या उससे कम है तो TDS नहीं कटेगा। इवन इफ एम्प्लॉय डज नॉट हैव पैन, क्योंकि उसकी इनकम स्लैब रेट तक ही है। स्लैब रेट कितनी है 250 है, 250 से लेके फिर 5 लाख पे टैक्स है 5%, फिर 5 लाख से 10 लाख यानी मोर देन 5 लाख अप टू 10 लाख 20% है, और मोर देन 10 लाख 30% है। ये मैंने आपको असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल में बता दिया था। तो बोल रहा है टैक्स शुड बी डिडक्टेड एट द रेट एवरेज रेट ऑफ टैक्स ऑन टोटल इनकम। अब एवरेज रेट ऑफ टैक्स कैसे आती है, तो मैंने आपको बताया कि एक पर्सन अपनी सैलरी कमा रहा है, जैसे 40,000 पर मंथ, 8 महीने के लिए मिली, 12 महीने के लिए मिली, 12 महीने के तो 12 इंटू 4 40,000, 4,80,000 हो जाएगा, तो 4,80,000 पे निकलेगा, 250 तक नील है, और बाकी जो बचा, ठीक है, बाकी जो 230 समथिंग ये बचा, तो 230 का 5% निकल के आ जाएगा, और उसकी 5 लाख से ज़्यादा है तो नेक्स्ट 250 पे 5%, और बाकी पे कितना हो जाएगा 20% निकल के आ जाएगा, और उस पर क्या हो जाएगा सेस जुड़ जाएगा। सरचार्ज का पार्ट आपको पता ही है, 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ इस तरीके से जनरली सरचार्ज का पार्ट है, उस पर यानी इनकम से रिलेटेड सरचार्ज का पार्ट है। एक बार आपको दिखाई देता हूँ जिससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि सरचार्ज किस किस पे होता है। देखिए, तो मैं असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल की PDF में आ चुका हूँ। तो देखिए सरचार्ज ऑन टैक्स आफ्टर रिबेट अंडर सेक्शन 87 है, ये बोल रहा है टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 50 लाख नील, इनकम एक्सीड 50 बट डज नॉट एक्सीड यानी अप टू 1 करोड़ 10%, 1 करोड़ से ज़्यादा लेकिन 2 करोड़ तक 15%, 2 करोड़ से ज़्यादा बट एक्सीड बट डज नॉट एक्सीड 5 करोड़ 5 करोड़ तक 25%, और बोल रहा है एक्सीड 5 करोड़ तो 37% ऑफ टैक्स। ये आपको दिख रहा है। तो पहले जनरली ये नहीं था, लेकिन आपको पता है कि जैसे ही प्रोविजंस चेंज होते रहते हैं, अमेंडमेंट आते रहते हैं, तो ये भी पार्ट आ गया। अब देखिए ये इंडिविजुअल HF इनके केस में जनरली कवर किया था AOP BOI, लेकिन अगर आप कंपनी के केस में देखेंगे तो जैसे फर्म के केस में, तो फर्म के केस में सरचार्ज क्या हो गया 12% ऑफ इनकम टैक्स, अगर टोटल इनकम क्या होती है 1 करोड़ से ज़्यादा हो जाती है, अदरवाइज नील है। फिर कंपनी के केस में भी बताया था, यहाँ पे देखिए कंपनी का केस ये रहा,
तो इस केस में देख सकते हैं सरचार्ज डोमेस्टिक कंपनी के केस में 12%, अगर इनकम क्या होती है 10 करोड़ से ज़्यादा, लेकिन अगर इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है बट अप टू 10 करोड़ है तो 7% हो गया, और 1 करोड़ से कम है, कह रहा है ना 1 करोड़ से ज़्यादा तो अप टू 1 करोड़ है, डज नॉट एक्सीड 1 करोड़, तो 1 करोड़ तक ही है तो नील, ये हो गया। फॉरेन कंपनी के केस में जनरली क्या है 5% और 2% है, ये 1 करोड़ से 10 करोड़ के अंदर 2% है, और यहाँ पे देखिए 10 करोड़ से ज़्यादा क्या हो गया 5% है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये सरचार्ज का पार्ट भी इसमें लग जाता है, जो पर्टिकुलर पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यही पार्ट इसमें दे रखा है कि एवरेज रेट ऑफ टैक्स जो होगी वो क्या निकलेगी, कि जब इनकम का पार्ट होता है उसमें सरचार्ज भी होता है और हेल्थ एंड एजुकेशन सेज का पार्ट भी होता है। फिर उसको क्या करो आप एवरेज कर दो, एवरेज कैसे करोगे, नंबर ऑफ मंथ, जितने महीने की सैलरी मिली है उससे डिवाइड कर दोगे, तो उस अकॉर्डिंग क्या होगा, जो भी टैक्स निकलेगा वो लेस हो जाएगा उसकी सैलरी में से, यानी 40,000 सैलरी है उसमें से 500 लेस हो जाएगा, ऐसे एग्जाम्पल के फॉर्म में, यानी 500 टीडीएस कट गया। तो यहाँ पे कोई स्पेसिफिक रेट नहीं होती सैलरी के केस में, लेकिन बाकी सारे जो भी प्रोविजन देखोगे, बाकी सारे जो भी नेचर ऑफ पेमेंट देखोगे, उसमें आपको स्पेसिफिक टैक्स की रेट दिखेगी, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है, इंक्लूजन ऑफ इनकम्स एंड लॉसेस फ्रॉम अदर हेड। तो देखिए एम्प्लॉयर बोल रहा है कि आपको ये दे रखा है प्रोविजन में कि अगर एम्प्लॉय एप्लीकेशन करता है तो एम्प्लॉयर जितने भी हेड्स हैं उनकी इनकम को कंसीडर करेगा। इसका मतलब देखिए अभी तो सिर्फ मैंने सैलरी की इनकम बोली, लेकिन हाउस प्रॉपर्टी की इनकम 5,000 है, तो 40 के साथ वो 5,000 की इनकम भी जोड़ दो, 45, ठीक है। कैपिटल गेन का पार्ट है, साल का जो भी हुआ वो भी आपकी जो इनकम होगी उसमें जोड़ दो, उस अकॉर्डिंग जो टैक्स निकलेगा उस पे एवरेज रेट ऑफ टैक्स का पार्ट आ जाएगा। तो बोल रहा है ऑन एप्लीकेशन बाय द एम्प्लॉय एम्प्लॉयर शेल कंसीडर, तो इसका मतलब एम्प्लॉयर कोई फोर्स नहीं करेगा, वो एम्प्लॉय अगर देता है एप्लीकेशन तो एम्प्लॉयर ले लेगा इनकम फ्रॉम ऑल हेड्स कंसीडरिंग एनी टीडीएस ऑन सच इनकम, उसको देखते हुए, एंड लॉस अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है प्रोविजन में कि सिर्फ वो लॉस साथ में ले सकता है, एम्प्लॉयर क्या लेगा, सिर्फ लॉस लेगा साथ में, कि हाँ आप अपनी इनकम पर टैक्स कंप्यूट कराना चाहते हो तो देखिए आपकी सारी इनकम ले लीजिए और लॉस में सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी का लॉस बताइए, लॉस अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी। तो आपके जैसे अदर सोर्स का कोई लॉस हो गया, कैपिटल गेन का लॉस हो गया, कैपिटल गेन चैप्टर का, तो वो मत लीजिए, हमको सिर्फ लॉस अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी दीजिए वाइल कैलकुलेटिंग टीडीएस ऑफ सच एम्प्लॉय। फिर बोल रहा है टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर ऑन नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट्स गिवन टू एम्प्लॉय। देखिए मैंने क्या बोला कि जो टैक्स काटा जाएगा, टैक्स पे करा जाएगा, वो कौन पे करेगा, एम्प्लॉय की इनकम पर, मतलब एम्प्लॉय को क्या होगा कम मिलेगा, 40,000 में से 1,000 टैक्स कट गया तो बाकी 39,000 मिलेगा, ये पार्ट है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल दिया कि जैसे एम्प्लॉयर अगर नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट्स देता है, यानी नॉन मॉनेटरी फैसिलिटीज़ देता है, जैसे रेंट फ्री अकोमोडेशन हो गया, गैस फैसिलिटी हो गई, रेंट फ्री अकोमोडेशन मतलब वो हाउस की फैसिलिटी आपको पता है, जिसपे आपको पता है कि अगर एम्प्लॉयर ने ऑन करा है तो वो पॉपुलेशन से रिलेटेड लगता है, 7.5% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी और 15% ऑफ सैलरी, इस तरीके से बताया था। या अगर किराए पे होता है, यानी एम्प्लॉयर का खुद का नहीं और आपको रेंट फ्री अकोमोडेशन दिया गया है, तो उस केस में 15% ऑफ सैलरी और रेंट पेड विच इज लेस। आपको ये भी पता होना चाहिए कि रेंट फ्री अकोमोडेशन की फैसिलिटी होती है। तो उस केस में क्या है कि अगर जो उस पर टैक्स है नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट्स पे, वो एम्प्लॉयर खुद पे कर देता है, एम्प्लॉय नहीं पे करता, एम्प्लॉयर अपने ऑप्शन पे अपनी मर्जी से पे कर देता है टैक्स पूरे पार्ट पे या कुछ उसके पूरे नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट्स पे या उसके कुछ पार्ट पे अगर पे कर देता है, तो उस केस में भी ये माना जाएगा कि एम्प्लॉय ने पे किया है। ऐसा माना जाएगा कि एम्प्लॉय ने क्या करा है, उसका टैक्स पे किया है, और जब उसकी टोटल इनकम निकलेगी उसमें से वो टैक्स लेस कर दिया जाएगा क्योंकि एम्प्लॉयर ने पे किया है। ऐसा माना जाएगा कि एम्प्लॉय ने पे किया है, लेकिन पे किसने करा है, एम्प्लॉयर ने। तो कह रहा है एम्प्लॉयर में हिमसेल्फ एट इज ऑप्शन पे टैक्स ऑन होल और पार्ट ऑफ नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट्स। याद रखना रेंट फ्री अकोमोडेशन, गैस फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी, ऐसे बहुत सारी क्लब फैसिलिटी वो सारी दी जा रही है, तो वो नॉन मॉनेटरी है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट्स टू द गवर्नमेंट इन लिeu ऑफ टीडीएस फ्रॉम द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय। तो इसका मतलब क्या है कि जो टीडीएस का पार्ट है आपको पता है सैलरी, उसमें से नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट्स पे जो टैक्स एम्प्लॉयर ने पे किया है तो वो भी टीडीएस के अंदर आएगा और ऐसा माना जाएगा कि एम्प्लॉय ने पे किया है। कह रहा है टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉयर शैल बी टेकन एस इफ इट वाज ए टैक्स डिडक्टेबल एट सोर्स फ्रॉम सैलरी पेबल टू एम्प्लॉय। तो इसका मतलब वो टीडीएस के फॉर्म में माना जाएगा और माना जाएगा कि एम्प्लॉय ने पे किया है। फिर देखिए बोला रिलीफ अंडर सेक्शन 89 सबसेक्शन 1 इफ अवेलेबल शैल बी कंसीडर्ड वाइल कैलकुलेटिंग टीडीएस। तो जब भी टीडीएस कैलकुलेट किया जाता है तो रिलीफ अंडर सेक्शन 89 सबसेक्शन 1 भी कंसीडर की जाएगी। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि एग्जाम में इतना डिटेल में नहीं आता, ये CA CS के अकॉर्डिंग आप पढ़ सकते हो। अब देखो क्या बोल रहा है, वेयर ए पर्सन
व्हेन ए पर्सन इज एम्प्लॉयड बाय वन और मोर एम्प्लॉयर्स ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर, अगर एक एम्प्लॉय एक से ज़्यादा एम्प्लॉयर के अंडर में काम कर रहा है तो इन सच केस टैक्स विल बी डिडक्टेड बाय द एम्प्लॉयर सेपरेटली, ये बोल रहा है. हाउएवर एम्प्लॉय विल हैव चॉइस टू चूज वन एम्प्लॉयर एंड गिव डिटेल्स इन फॉर्म नंबर 12B ऑफ अदर एम्प्लॉयमेंट. इसका मतलब क्या है कि आप दो जगह काम कर रहे हो तो आप एक एम्प्लॉयर से क्या कर सकते हो, सारा जो TDS का पार्ट है या जो भी पार्ट है वो कटवा सकते हो. कैसे? आप बस क्या कर दो, दूसरे एम्प्लॉयर की इन्फॉर्मेशन दे दो. देखिए क्या बोल रहा था, चूजन एम्प्लॉयर विल डिडक्ट द बैलेंस टैक्स ऑन एग्रीगेट सैलरी. यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाऊंगा तो उसके थ्रू आपको पता चल जाएगा कि मैं पर्टिकुलर क्या लाइन बोल रहा हूँ, तब जाके आपको समझ में आ जाएगा. देखिए बोल रहा है सैलरी फर्स्ट कंपनी में कितनी है, 10 लाख की है, और सेकंड कंपनी में कितनी है, 20 लाख की है. तो टोटल सैलरी कितनी रिसीव हुई, 30 लाख की. नाउ एम्प्लॉय विल हैव टू चूज एनी वन एम्प्लॉयर एंड गिव डिटेल्स अबाउट अदर एम्प्लॉयमेंट. तो सपोज क्या बोल रहा है कि अगर उसने कंपनी 1 को चूज़ किया तो उस केस में उसको क्या करनी पड़ेगी, कंपनी 2 की डिटेल उस कंपनी 1 के एम्प्लॉयर को देनी पड़ेगी. तो कह रहा है एंड गिव्स डिटेल रिगार्डिंग इज सैलरी इन कंपनी 2 टू कंपनी 1. तो कंपनी 2 की जो भी डिटेल है सैलरी की वो कंपनी 1 को देनी पड़ेगी. अब कंपनी 1 क्या करेगी, बैलेंस अमाउंट ऑफ टैक्स पे यानी बैलेंस अमाउंट ऑफ इनकम पर टैक्स डिडक्ट करेगी. तो कह रहा है नाउ कंपनी 1 विल डिडक्ट ओनली बैलेंस अमाउंट ऑफ टैक्स ऑन टोटल इनकम एंड नॉट द टैक्स कैलकुलेटेड ऑन ₹20 लाख. यानी ये कैसे करेगी, सबसे पहले देखिए 30 लाख पे टैक्स निकाला, अभी निकलता है 7,12,500. कैसे निकलता है, तो देखिए फर्स्ट 2,50,000 पर नील, नेक्स्ट 250 पर आपको पता है कि कितना निकलेगा, 5%. ठीक है, ये याद रखना. फिर नेक्स्ट 5 लाख पे 5 लाख 1 से 10 लाख, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल में आपको बता दिया था, तो 20%. अब देखिए आपको बताइए 10 लाख तक हो गया, और बाकी जो 20 लाख है उसका कितना परसेंट, एक और जीरो लगा देता हूँ, 20 लाख का 30%. मेरे हिसाब से निकाल लेना आ जाएगा. ठीक है, देखिए जैसे आएगा 12,500, ये आएगा आपका 1 लाख, और ये आएगा 6 लाख. तो आप देखो जोड़ के देख सकते हो 7,12,500 आ जाएगा. देखिए मैंने इसमें वो नहीं जोड़ा जो आप हेल्थ एंड एजुकेशन से बोलते हो ना, नॉर्मल तरीके से बताया. तो 7,12,500 आ गया मान के चलिए. अब देखिए टैक्स ऑन 10 लाख डिडक्टेड बाय कंपनी 2, क्योंकि आपने कौन सी कंपनी को चूज़ किया है, आपने चूज़ किया है कंपनी 1 को. सपोज ही चूजेस कंपनी 1 एंड गिव्स डिटेल्स रिगार्डिंग हिज सैलरी इन कंपनी 2 टू कंपनी 1, ये आ गया. अब देखिए सैलरी इन फर्स्ट कंपनी 10 लाख है और सैलरी इन सेकंड कंपनी कितनी है, 20 लाख है. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, चूज एन एम्प्लॉयर विल डिडक्ट द बैलेंस टैक्स ऑन एग्रीगेट सैलरी. देखिए तो यहाँ पे वैसे कंपनी 1 आएगा, क्योंकि कंपनी 1 क्या करेगी, 10 लाख पे टैक्स डिडक्ट करेगी 1,12,500 का. तो बाकी जो टैक्स, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इस पे जो निकलेगा वो 1,12,500 ही निकलेगा, क्योंकि नेक्स्ट 250 पे 5% कितना होगा आपका, 12,500, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 लाख का 20% हो जाएगा 1 लाख. तो आप देख सकते हैं कि जो टोटल 10 लाख की इनकम है उस पर 1,12,500 होगा. 7,12,500 में से 1,12,500 हटा देंगे तो बाकी जो पार्ट बचेगा वो कंपनी 2 की इनकम का ही बचेगा, आप देख सकते हैं. लेकिन उसको कौन एक तरीके से डिडक्ट कर रहा है, कंपनी 1 ही डिडक्ट कर रही है. कहने का मतलब सामने वाली कंपनी की इनकम है, लेकिन जब एम्प्लॉय ने चूज़ कर लिया कि फर्स्ट कंपनी ही क्या करेगी, पूरा इनकम पर टैक्स निकालेगी, तो पूरे इनकम पर टैक्स जो निकला वो ये निकला, और जो फर्स्ट कंपनी का टैक्स है वो उसने लेस कर दिया. बाकी जो है वो दूसरी कंपनी का है, लेकिन डिडक्ट कौन कर रही है, पहली कंपनी ही कर रही है, क्योंकि एम्प्लॉय ने उस एम्प्लॉयर को चूज़ कर लिया है, यानी फर्स्ट कंपनी को चूज़ कर लिया है. तो यहाँ पे फर्स्ट कंपनी क्या करेगी, बाकी 6 लाख ही डिडक्ट करेगी. कंपनी 1 विल डिडक्ट ओनली ₹6 लाख, क्योंकि 7,12,500 में से उसने खुद का 1,12,500 डिडक्ट कर लिया, और बाकी जो है सामने वाली कंपनी का है. ठीक है, तो इस तरीके से टोटल निकल के आ जाता है. तो यहाँ पे ये आपका नॉर्मल सा पार्ट था. अब देखिए अभी मैं इतना ही पार्ट कवर कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे क्या करना है, और भी पर्टिकुलर पार्ट कवर करना है. शुरू में एक कॉन्सेप्ट समझाना था तो आपको मैंने समझा दिया कि जनरली क्या क्या होता है. आपको पता है कि जब एक्सपेंसेस जो भी करता है वो क्या करता है, सामने वाले की इनकम पर टैक्स काटता है और गवर्नमेंट में जनरली जमा कराता है. आपको ये भी पता चल गया कि वो क्या करता है, अपनी रिटर्न भरता है. जब वो रिटर्न भरेगा उसके बाद जनरली क्या पार्ट होगा उसका, सर्टिफिकेट का पार्ट भी होगा. जब रिटर्न भरेगा क्वार्टरली तो उसमें 24Q आती है. 24Q जनरली किससे रिलेटेड होती है, सैलरी से रिलेटेड होती है. 26Q आती है जिसमें 26QB और QC का पार्ट आता है. वैसे ही 27QB आता है. इस तरीके से आपको ये पता चले. लेकिन आप देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने ये बाद में भी कवर किए हैं. देखो ये TCS का पार्ट है, तो ये जितने भी सर्टिफिकेट के पार्ट हैं, इंटरेस्ट की रेट क्या लगेगी, पेनल्टी की, अगर जो एम्प्लॉयर हो गया या जो एक्सपेंसेस करने वाला है, अगर वो TDS नहीं काटता,
अगर वो TDS काट लेता है लेकिन जमा नहीं कराता तो इंटरेस्ट की रेट क्या लगेगी, पेनल्टी की रेट क्या लगेगी, तो जनरली वो सारा पार्ट दे रखा है कि अगर काटा नहीं गया तो जनरली 1% लग जाएगा, अगर काट लिया गया लेकिन पे नहीं करा पाया तो 1.5% पर मंथ लग जाएगा, पर मंथ की बात कर रहा है। तो ये सारा पार्ट कवर किया है। तो वैसे मेरे हिसाब से आगे आपको पता चलेगा। देखिए क्वार्टरली स्टेटमेंट की ड्यू डेट क्या है, सैलरी के केस में जनरली क्या है 24Q, 27Q, 26Q। और वैसे ही याद रखना मैंने MCQs में भी कवर किए हैं। MCQs में मैंने अलग से एक टेबल बना ली है जिससे आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आगे हम कवर करेंगे 192A, 193, 194, इस तरीके से सारे सेक्शन कवर करते रहेंगे। 4 5 एक साथ ले लेंगे, जिससे क्या होगा कि अपना अगली 5 वीडियो में सारा का सारा TDS का भी और TCS का पार्ट भी, मेरे हिसाब से 6 वीडियो में सारा पार्ट कवर होगा। तो पहली वीडियो हो चुकी है, अगली 5 वीडियो और TDS और TCS की एक साथ कवर करूँगा। ओके, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।